हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें पढ़ना है: पाषाण या प्रस्तर काल, ताम्र एवं कांस्य युग और लव युग। चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ जल में। ठीक है, सर्वप्रथम जीवन का जो प्रारंभ हुआ वह जल में एक कोशिकीय प्राणी के रूप में हुआ था। ठीक है, जिसमें न तो हड्डियां थी और न ही मांस था। इन्हीं प्राणियों का धीरे धीरे विकास हुआ और मछली, केकड़े, सांप आदि जानवर पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चर्चा उपरांत प्रशिक्षु स्पष्ट करे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के पश्चात ही मानव का जन्म हुआ। ठीक है, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मानव का जन्म हुआ। मानव ने पूर्ण विकसित होने में लंबा समय बताया। ठीक है, मानव का जो विकास हुआ उसमें बहुत ही लंबा समय लगा। मानव शुरुआत में बानरों के समान रहता था। जो बानर है उसी के समान मानव शुरुआत में रहते थे, परंतु धीरे धीरे उसने पैरों पर चलना सीखा। ठीक है, सर्वप्रथम पैरों पर चलना सीख लिया मानव ने, और मानव ने मस्तिष्क के साथ साथ ही मानव ने साथ साथ रहना तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न खाने की वस्तुओं का प्रयोग करना भी सीख लिया। तो ये देख लीजिए मानव का विकास क्रम, पहले धीरे धीरे आप देखिए दोस्तों ऐसा हो गया। ठीक है, मानव विकास के इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 40,000 वर्ष पूर्व, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता था। होमो सैपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ बुद्धिमान मानव होता है। इसी बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना और घर बनाना भी सीख लिया। ठीक है, आग का प्रयोग करना और घर बनाना भी सीख लिया। इसी प्रकार मानव संस्कृति का विकास होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, जो मानव की संस्कृति हुई इस समय से विकास होना उसका प्रारंभ हो गया था। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानवों के समुदायों की संस्कृतियों का सामूहिक विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक है, पहले संस्कृति का विकास हो, उसके बाद सभ्यता का जन्म हुआ। आप देख लेते हैं इसमें क्या दिया है कि प्राचीन सभ्यता के इस क्रमिक विकास को 3 प्रमुख भाग में विभक्त किया गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र एवं कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पाषाण काल को देखते हैं। पाषाण काल का तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य अपने औजार तथा अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं पत्थर की ही बनाता था। ठीक है, मानव उस समय जो अपनी आवश्यकता की चीज़ें होती थी वह पत्थर से बनाता था। पुरातत्ववेत्ताओं की धारणा है, ठीक है, मानव का जन्म पृथ्वी की ही कठोर भूमि पर हुआ। ठीक है, जो मानव का जन्म हुआ वो पृथ्वी की कठोर भूमि पर हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जब मानव ने पहली बार अपनी आंखें इस पृथ्वी पर खोली तब अपनी रक्षा के लिए उसे हथियार ही मिला। ठीक है, जब मानव का इस पृथ्वी पर विकास हुआ तब उसको रक्षा करने के लिए पत्थर उसको मिला। उस दिनों मानव बिल्कुल असभ्य था और जंगली जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, कुछ का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो लोग जंगली जीवन व्यतीत करते थे, परंतु धीरे धीरे उसने सभ्य जीवन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए व्यापक अर्थ में पाषाण काल मानव सभ्यता के उस उषा काल को कहते हैं जब वो अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें पत्थर की बनाता था। ठीक है, और उनसे धातु का प्रयोग करना नहीं सीखा था। ठीक है, उसमें धातु का प्रयोग करना नहीं सीखा था। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी के लगभग
हुए अनुसंधानों के आधार पर रॉबर्ट बुशफूट ने पाषाण काल के 2 भागों में विभक्त किया था। ठीक है, कौन थे वो? रॉबर्ट बुश थे, जिन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में विभक्त किया था। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा नव पाषाण काल। ठीक है, परंतु इन 2 कालों के मध्य सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से पर्याप्त अंतर था। काफी समय पश्चात बर्किट एवं टाड ने उत्खननों के आधार पर दोनों कालों के बीच तारतम्य को जोड़ दिया। इसी बीच की कड़ी को मध्य पाषाण काल के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, अतः वर्तमान में पाषाण काल को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, जिसको पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं, और जो बीच में था उसी को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाने लगा। जो आपका लास्ट था वो नव पाषाण काल। ठीक है, जिसको उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला देख लेते हैं, औजार। ठीक है, इस काल में मानव का जीवन अत्यंत कठोर एवं संघर्षपूर्ण था। ठीक है, इसमें जो मानव का जीवन था बहुत ही कठोर था और संघर्षपूर्ण था। सर्वप्रथम मानव ने जंगली पशुओं से अपना रक्षा करने के लिए पत्थरों के हथियार बनाना शुरू किया। ठीक है, जो जंगल में खतरनाक जानवर होते थे उनसे रक्षा करने के लिए उन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था। इन हथियारों से सर्वप्रथम उसने हथौड़ा बनाया। ठीक है, जो हथियार थे उसमें दोस्तों ये लोग सर्वप्रथम हथौड़ा बनाए। तत्पश्चात कुल्हाड़ी, चाकू एवं सल्क आदि तैयार किए गए। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त उपकरणों के आधार पर कहा जाता है कि इस समय के औजार भद्दे, बेडोल एवं अव्यवस्थित है। ठीक है, मतलब उन लोग का जो नक्शा था उतना अच्छा नहीं था। पत्थर के औजार में लकड़ी तथा हड्डियों के बेट लगे रहते थे। ठीक है, जो पत्थर के औजार थे उसमें लकड़ी के बेट लगे होते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं निवास स्थान। ठीक है, इस काल का मानव गुफाओं में निवास करता था। ठीक है, इसमें जो मानव थे कहाँ पे? गुफा में निवास करते थे। ये गुफाएं तालाबों, नदियों एवं जल स्रोतों के निकट प्राप्त हुई है। ठीक है, जिससे उन लोगों को पानी का समस्या उत्पन्न हो। मानव जीवन घुमक्कड़ था। ठीक है, कभी कभी वह वृक्षों की डालियों तथा पत्तियों की झोपड़ियों में भी अपना घर बना लिया करते थे। जीविका के साधन देख लेते हैं। इस काल में मानव अपनी जीविका के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते थे। ठीक है, इन्हीं खेती का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। यह अपनी जीविका चलाने के लिए जंगली पशुओं का शिकार करते थे। जो जंगल में पशु थे उन्हीं को मार के ये लोग खाते थे। मछलियाँ पकड़ा करते थे। इसके अतिरिक्त कंदमूल, फल खाकर भी अपने भूख शांत किया करते थे। इन्होंने मांस खाना भी सीख लिया था। इस समय कच्चा मांस खाने का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं इन लोगों की वेशभूषा कैसी थी उसके बारे में जान लेते हैं। इस काल में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्ते एवं छाल का प्रयोग प्रारंभ किया। इसके बाद मानव पशुओं की खाल पहनने लगे। ठीक है, पहले पेड़ के छाल से, उसके बाद पशुओं की खाल पहनने लगे। इस काल में मानव ने हड्डियों की सुइयां बनाकर खालों को सिलना भी सीख लिया था। ठीक है, हड्डियों की सुइयां बना के खाल को सिलना सीखा था। और इसी काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है, आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग की खोज के पश्चात मानव ने उसका प्रयोग ठंड से बचने, रोशनी करने तथा मांस को पकाने के लिए करना प्रारंभ किया। मृतक संस्कार। ठीक है, देख लेते हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि इस काल में मानव अपने मृतकों को दफना देते थे। ठीक है, जो मानव थे, जो उसके परिवार के जो सदस्य मर जाते थे उन्हें दफना देते थे।
और उनके साथ भोजन एवं अन्य उपयोग की वस्तुएं भी रख देते थे। इससे यह अनुमान है कि मानव पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। उन लोगों की कला देख लेते हैं। इस काल के अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना भी सीख लिया था। ठीक है, जो जंगली पशु थे उनका चित्र बनाना भी सीख लिए थे। अतमीरा तथा लास्को जो पश्चिम फ्रांस के हैं, बाद में भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र आज भी इस काल के मानव की कला को दर्शाते हैं। ठीक है, जो आपका भीमबेटका गुफा है वहाँ पे आज भी दिखाई देता है चित्र पशुओं के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संगठन। इस काल में मानव टोलियां बनाकर रहते थे। ठीक है, प्रत्येक टोली का एक प्रधान होता था। प्रधान के नेतृत्व में यह टोलियां भोजन मतलब आहार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। ठीक है, भोजन की खोज में ये किसी एक स्थान पर हमेशा नहीं रहते थे। ठीक है, एक स्थान पर नहीं रहते थे, वरन जहाँ कहीं इन्हें शिकार, कंदमूल, फल आदि पाने की आशा होती थी, ये टोलियां बनाकर वहीं चले जाया करते थे। ठीक है, आप देखते हैं कि मध्य पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, या इस काल की जो विशेषताएं उसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल वर्तमान में उत्खनन एवं आधुनिक शोध कार्यों से ऐसी सामग्री एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर पूर्व पाषाण काल के बाद एक ऐसा युग के तथ्य प्रकाश में आए जिसे हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं या नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। उस समय निवास स्थान कैसा था देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के मानव कंदराओं में तथा छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था। ठीक है, मानव जानवरों का कच्चा मांस खाता था। ठीक है, जो मानव है वो जानवर कच्चा मांस को खाते थे। इसके अतिरिक्त कंद मूल फल भी खाते थे, परंतु इस समय वह कृषि और पशुपालन से अपरिचित था। ठीक है, नेक्स्ट अस्त्र और शस्त्र कैसे थे देख लेते हैं। इस काल में ब्लेड, पॉइंट, स्क्रेपर, इनग्रेवर, टर्गल, क्रेसेंट नामक पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, ये उपकरण जेस्पर, फ्लीट चार्ट एवं कलसेडानी नामक विशेष पत्थरों से निर्मित किए गए थे। इस काल में मानव ने 1 से 2 इंच के छोटे हथियार भी निर्मित किए जिनमें लकड़ी के हैंडल भी मिलते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मानव ने औजार अच्छे से बनाना सीख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब नव पाषाण काल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के पश्चात नव पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। ठीक है, उत्तर पाषाण कालीन यह सभ्यता भारतवर्ष के विस्तृत भूभाग में थी। मध्य पाषाण काल के अनुपात में इस युग में पर्याप्त परिवर्तन आ गया था। ठीक है, देख लेते हैं औजारों की उन्नति। उत्खनन में अनेक स्थानों से सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड्स, पॉलिशर, हैमर स्टोन, फैब्रिकेटर, स्लिक स्टोन नामक हथियार प्राप्त हुए। ठीक है, जो पत्थर के थे। इस समय के हथियारों में चमकदार पॉलिश देखने को मिलती थी या मिलती है। पहले की हथियारों की अपेक्षा यह सुव्यवस्थित एवं नुकीली, तीखी एवं सुंदर थी। कुछ हथियारों में हड्डियां एवं लकड़ी की मूंठ भी प्राप्त हुई हैं। इस काल में पहिए एवं हंसिए का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इन उपकरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उपकरण केवल आखेट के लिए निर्मित किए गए थे। ठीक, आखेट मतलब शिकार करना, वरन अन्य कार्यों के लिए भी निर्मित थे। पहिए के आविष्कार ने विभिन्न दूरी पर बसे हुए
लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का कार्य भी किया। जब परिवहन का आविष्कार हो गया था तो उसके बाद वास्तव में यह एक युग आधुनिक यातायात का जन्मदाता था। ठीक है, नव पाषाण युग। देख लेते हैं इस समय कृषि कैसे थी। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि का आरंभ करना था। इससे पहले युग के मानव को कृषि की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अतः यह कार्य उस युग की एक महान क्रांति कही जा सकती है। जैसे कि विल दुरा ने भी कहा है, नवपाषाण काल में शिकार के स्थान पर कृषि एक दृष्टि से मानव इतिहास की क्रांति थी। इस काल में गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, फल, साग, कपास का उत्पादन होता रहा होगा। ऐसा उत्खनन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, पशुपालन देख लेते हैं कैसा था। उत्तर पाषाण काल अथवा नव पाषाण काल के लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि यदि हम पशुओं की हत्या करना बंद कर दें और उनको पालना शुरू कर देंगे तो उनसे अधिक लाभ होगा। इसलिए इन लोगों ने पशुपालन का कार्य शुरू कर दिया। इस काल के प्रमुख पालतू पशु थे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी के बर्तन का निर्माण इस नवपाषाण युग में हुआ था। बर्तन बनाना शुरू कर दिया गया। कृषि एवं पशुपालन का कार्य आरंभ हो जाने के कारण अब इन लोगों के पास सामान अधिक हो गए। इसलिए अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। अभी चाक का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः बर्तन हाथ से ही बनाए जाते थे, जो कि आग में पका लिए जाते रहे होंगे। ठीक है, एक अनुमानित था। वस्त्र निर्माण नवपाषाण काल के लोगों ने पौधों के रेशों तथा उनके धागों से काटना शुरू कर दिया और उन्हें बुनकर वस्त्र बनाने लगे। इसकी जानकारी खुदाई से प्राप्त बहुत सी तकलियों तथा करघे से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इस समय वस्त्रों का रंगना भी आ गया था। ठीक है, जो वस्त्र उनको कलर करना। ऐसा प्रतीत होता है कि कताई बुनाई के साथ साथ रंगाई की कला भी विकास इस काल में हो चुका था। ठीक है, कताई बुनाई तो थी, साथ साथ रंगाई का भी कला सीख लिए थे। गृह निर्माण देख लेते हैं इसके बारे में। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गृह निर्माण थी। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन ने मानव को एक स्थान पर रुकने के लिए प्रेरित किया। अतः उसने लट्ठे, घास फूस और मिट्टी की सहायता से घर का निर्माण अर्थात झोपड़ी का निर्माण कर लिया था। वास्तव में यही मनुष्य की वास्तविक रूप से परिवार की इकाई को जन्म मिला। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। उपरोक्त वर्णन के आधार पर प्रशिक्षु स्पष्ट करे कि इस युग में मानव सभ्यता विकास की ओर निरंतर बढ़ती गई। इसलिए यह युग मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांति का युग था। ठीक है, जो नवपाषाण काल था वो क्रांति का युग था। वास्तव में इस समय में आग का खोज, कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, बुनना, घास की झोपड़ी बनाना, पहियों का निर्माण आदि विकास के घटनाक्रम उस युग की महान क्रांति ही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, ताम्र एवं कांस्य युग। ठीक है, आप पाषाण युग के बाद ताम्र एवं कांस्य युग को पढ़ेंगे। मानव को धातुओं से एक ऐसी सामग्री मिली। ठीक है, जो धातु उसे एक ऐसी सामग्री मिली जो पत्थर से अधिक टिकाऊ थी। ठीक है, तथा जिसकी प्रयोग विविध प्रकार के औजारों, उपकरणों तथा हथियारों को बनाने के लिए किया जाता था। इससे मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती थी। जब मानव की दृष्टि ताम्र मतलब तांबा पर पड़ी होगी
तो वह कठोर होने के कारण मानव के आकर्षण का कारण बना होगा। अतः तांबे ने पत्थर का स्थान ले लिया। विश्व के कुछ भागों में काफ़ी लंबे समय तक तांबे और औजार का इस्तेमाल पत्थर के औजारों के साथ साथ होता रहा। जिस काल में मानव ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया उसे ताम्रकाल युग कहा गया। इस काल के प्रारंभिक चरण में मानव को तांबे के बारे में पता नहीं था, जिसे खानों से निकाला जाता था। मानव केवल प्राकृतिक तांबे का प्रयोग करता था, जिसे नदियों के तट पर जमा किया जाता था। ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि तांबे का प्रयोग लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ होगा। बाद में मानव ने खानों से अयस्क तांबा बनाना सीखा। इस प्रकार तांबे का प्रयोग 4500 ईसा पूर्व में दक्षिण इराक के सुमेर नामक क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक। प्रशिक्षु ध्यान दें कि मानव तांबे से ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने जल्दी ही टीन या जस्ते की खोज की। तांबे एवं जस्ते को मिलाकर एक मिश्रित धातु, ठीक है, जो तांबा और जस्ता है उसको मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई गई, जिसे कांसा का नाम दिया गया। ठीक है। कांसा मानव के विकास के लिए तांबे से अधिक उपयोगी प्रमाणित हुआ, क्योंकि कांसा तांबे की तुलना में अधिक सख्त था। अत्यधिक कठोर होने के कारण इससे बने उपकरण, औजार एवं हथियार अत्यंत मजबूत एवं टिकाऊ थे। मानव औजार के कारण बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी के काम का भी विकास हुआ। मानव ने शीघ्र ही पहिए का भी आविष्कार किया। इस काल में मानव द्वारा कांस्य का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, अतः इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट दोस्तों। पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास की गति को तीव्रता से बढ़ाया। ठीक है। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मानव की जो विकास गति वो तीव्र गति से बढ़ी। ठीक है। प्रशिक्षु पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास में हुए निम्नलिखित प्रभाव को भी जाने। पहला है, पहिए का आविष्कार होने से मानव ने चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। पहिए की सहायता से कताई का कार्य आसान हो गया, जिससे भविष्य में कपड़ा बन सका। ठीक है। ये पहिए के आविष्कार से बहुत सारे फायदे हुए। पहिए ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। पहिए की सहायता से तेज चलने वाली गाड़ी बन गई, जिससे यात्रा करना एवं सामान ढोना आसान हो गया। देख लेते हैं कुछ और कांस्य युगीन प्रारंभिक सभ्यताओं की समान विशेषताएं। कांस्य युग में विश्व के विभिन्न भागों में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है। इन सभ्यताओं ने मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह उल्लेखनीय है कि सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे। उस समय दोस्तों जितनी भी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, सब नदियों के किनारे हुआ था। उदाहरण, सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता, दजला एवं फरात नदियों के तट पर सुमेरिया की सभ्यता और नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नदियों के किनारे भूमि नम्र एवं उपजाऊ थी, इसलिए दोस्तों नदियों के किनारे आदिवासी रहने लगे थे। मानव जीवन के लिए जल आवश्यक है। नदी तट पर बसने से जल का अभाव नहीं रहता था। ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, नदियां प्रारंभ से ही यातायात का मुख्य माध्यम रही हैं, अतः नदी किनारे रहने से यातायात की कोई परेशानी नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नदियों में समय समय पर बाढ़ आती रहती थी, जिससे बंजर भूमि पुनः उपजाऊ बन जाती थी, क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ अनेक ऐसे खनिज मिट्टी में मिल जाते थे जो भूमि को क्या उपजाऊ बनाते थे। ठीक है। और देख लेते हैं कृषि में सुधार कैसे हुआ था। आरंभ में लकड़ी के हल को मानव खींचता था। ठीक है। मगर बाद में मानव इस हल को पशु से
खिंचवाने लगा, मतलब बैल से। नदियों के किनारे बसी सभ्यताओं के मानवों ने नदियों के किनारे की जमीन से जंगल काटकर खेती करने योग्य बनाया। ठीक है, जो नदी किनारे जंगल थे उसे काटकर खेती करने लगे। मानव ने दलों का पानी निकालने के लिए नदियों खोदी। बाढ़ों से बस्तियों को सुरक्षित करने के लिए नदियों पर बांध भी बनाना शुरू कर दिए थे। खेतों की नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार पानी मिलता रहा, इसलिए बहुत सी नहरों का निर्माण किया। परंतु जब अन्न का उत्पादन अधिक होने लगा तब मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य उत्पादन के कार्य से मुक्त हो गए और ये लोग नगरों की ओर पलायन करने लगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, आरंभ में लकड़ी के हल को मानव खींच, यहाँ तक दोस्तों हो गया था। अब देखना है हम लोग को नगरों एवं शहरों का उदय कब हुआ, कैसे हुआ था। ठीक है, कांस्य युग के आगमन से ही नगरों एवं शहरों का उदय होना प्रारंभ हो गया था, मतलब कांस्य युग से ही। इस काल में सिंचाई की सुविधा का विकास होने के कारण अनेक समुदायों ने मिलकर एक ऐसी केंद्रीय सत्ता की स्थापना की जिससे आधिपत्य सभी स्वीकार करे, ताकि वह संस्था सिंचाई के साधनों के विकास की ओर ध्यान दे सके। ऐसी संस्था किसी एक गांव में स्थापित नहीं हो सकती थी, अतः नगरों का विकास होने लगा। सिंचाई के साधनों के विकसित होने से उपज बढ़ी। ठीक है, जब सिंचाई के साधन अधिक हो गए तो उपज भी अधिक हो गई, जिससे अनेक स्वयं के लिए अन्न उपजाने से मुक्त हो गए, क्योंकि अब उन्हें अन्न आसानी से उपलब्ध था। जिन लोगों ने कृषि का कार्य छोड़ दिया था वह विभिन्न कार्य करने लगे, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और व्यापार के विकास ने मुद्रा मतलब सिक्के की आवश्यकता महसूस कराई। इससे मुद्रा का प्रचलन होने लगा। इसी प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं ने नगरों का विकास किया। कांस्य युग में नगर पूरी तरह से विकसित थे। नगरों में पक्के मकान, चौड़ी सड़कें तथा ढकी हुई नालियां बनाई जाती थी। उस समय का देख लेते हैं व्यापार का विकास कैसे हुआ था। कांस्य युग में मानव का सामाजिक जीवन संगठित होने लगा था। ठीक है, जो सामाजिक जीवन वो एकत्रित होने लगा था। कृषि और इसके अतिरिक्त अन्य आविष्कारों के कारण मानव ने एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना तथा परिवार के रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। ठीक है, परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का ही नियंत्रण होता था, मतलब घर का मुखिया होता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अनेक परिवारों की जातियां के मिलने से कबीले अस्तित्व में आए। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जो अपने कबीले का नेतृत्व करता था। इन्हीं कबीलों से आगे चलकर राज्य की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, कांस्य युग में श्रम का विभाजन हो गया था। ठीक है, और लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली थी। नगरों में रहने वाले व्यक्ति कृषि के स्थान पर शिल्पी, बढ़ईगिरी एवं राजगिरी आदि का कार्य करने लगे थे। समाज अनेक वर्गों में विभक्त हो गया था, क्योंकि विभिन्न कार्यों के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उन्नति कर ली थी। अब उस समय के देखते हैं शासन व्यवस्था का उदय कैसे हुआ था। व्यापार के विकास और नगरों के साथ ही जनजीवन की रक्षा की समस्या उठ खड़ी हुई। ठीक है, अतः लोग किसी निश्चित शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का उदय हुआ। राज्य की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य एक सुचारू शासन व्यवस्था को लागू कर लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना था। ठीक है, उस समय शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास चल रहा था, जिससे उनकी संपत्ति का रक्षा हो सके। राज्यों द्वारा निश्चित नियम बनाए गए। ठीक है, राज्य द्वारा
एक निश्चित नियम बनाए गए जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासक एवं योद्धा सैनिक वर्ग का भी जन्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धर्म, भाषा एवं कला का विकास कैसे हुआ था। भारत में प्रथम उपदेश में लाई गई धातु कांसा थी, जिसके कारण यह पवित्र मानी जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता के लोग प्राकृतिक शक्तियों, सूर्य एवं चंद्रमा के अतिरिक्त विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतीक होते थे। कांस्य युग में भारत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। इस काल में मानव ने अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना सीखा था। ठीक है, इस प्रकार इस युग में लिपियों का विकास प्रारंभ हुआ। लगभग 3000 ईसा पूर्व में कांस्य युगीन एक लिपि का आविष्कार हुआ, जिसे कीलाकार लिपि के नाम से जाना जाता है। इस लिपि में 250 से भी अधिक अक्षर थे। शुरुआत में यह लिपि चित्रों पर आधारित थी, जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई थी। कांस्य युग में मानव में कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। ठीक है, कांस्य युग में कला का भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कांस्य युगीन मानव अनेक इमारतों को निर्माण भी थे। ठीक है, इस कांस्य युगीन मानव अनेक इमारतों को निर्माता भी थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक नगरों को भी बसाया। इस काल के लोग मूर्तिकला में भी पारंगत थे। ठीक है, मूर्तिकला में भी बनाने में पारंगत थे। उन्होंने धातु, पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियां बहुत संख्या में बनाई, बहुत सारे, जो उत्खनन से प्राप्त हुई। इसके साथ ही कांस्य युगीन मानव सुंदर आभूषणों एवं बर्तनों के भी कुशल कारीगर थे। ठीक है, कुछ तथ्य उसको देख लेते हैं। और जो कांस्य युग मानव थे वो कला प्रेमी थे। ठीक है, पहला देख लेते हैं। मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु की खोज की वह तांबा थी। तांबा के पश्चात मानव ने तीन या जस्ते की खोज की। इसके बाद तांबा एवं जस्ता को मिलाकर मानव ने एक निर्मित धातु बनाई, जो कांसा कहलाई। कांसा मानव के लिए तांबे से अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि कांसा अत्यधिक कठोर होने के कारण इसमें बने उपकरण और हथियार अत्यंत मजबूत एवं टिकाऊ थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं लौह युग। ठीक है, ताम्र एवं कांस्य काल के पश्चात लौह युग का प्रारंभ होता है। लौह युग का आरंभ उत्तर तथा दक्षिण भारत में एक साथ नहीं हुआ। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद ही इसका प्रयोग आरंभ हुआ था, परंतु उत्तर भारत में ताम्र काल के बाद इसका प्रयोग आरंभ हुआ था। विद्वानों का मानना है कि उत्तर भारत में इसका प्रयोग ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यह अनुमान भी लगाया गया है कि लौह काल के लोग पामीर पठार की ओर से आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में बस गए। कालांतर में यह लोग मध्य प्रदेश के वनों को पार कर बंगाल की ओर चले गए। ठीक है, और पॉइंट देख लेते हैं। लौह काल से मानव के जीवन का वैज्ञानिक विकास प्रारंभ हो गया और उसके जीवन में बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। मानव के जीवन को सुखमय बनाने तथा इसकी सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति में किसी अन्य धातु से उतनी सहायता नहीं मिली जितनी लौह से मिली। ठीक है, आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे।